प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद कई सारी लेडीज के मन में ये सवाल आने लगते हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन। और आजकल जिस तरह से सिजेरियन का ट्रेंड सा चल गया है, ऐसे में ये सवाल आपके मन में आना जाहिर सी बात है। जब मेरा भी प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था तो मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल आते थे तो वो यही था कि मेरी डिलीवरी आखिर कैसे होगी। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी कभी भी बेस्ट होता है क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है बच्चे को जन्म देने का, बट कई बार कुछ कारणों से सिजेरियन डिलीवरी का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि सिजेरियन आखिर किस वजह से होता है और पूरे ऑपरेशन के दौरान आपके साथ क्या क्या होता है, ये कितना पेनफुल होता है, इस सब के बारे में डिटेल में मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी इस दौर से गुजर रही हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल यस एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस में। सिजेरियन दो तरीके से की जाती है, पहला तो प्लान्ड और दूसरा इमरजेंसी केस। प्लान्ड में डॉक्टर आपके और बच्चे की कंडीशन को देखते हुए डिलीवरी से 1.5-2 महीने पहले ही आपको बता देंगे कि आपकी सिजेरियन करनी पड़ेगी। और इमरजेंसी केस में सब कुछ अच्छा होता है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, किसी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, इसके बावजूद कुछ कारणों से सिजेरियन का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों, यही केस मेरे साथ हुआ था। आप वीडियो आगे देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरा इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ा। अब बात करते हैं कि क्या क्या वो कारण होते हैं जिसमें मोस्टली सिजेरियन की जाती है। अगर बच्चे के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज या कम सुनाई दे तो, कई बार बच्चा गले में कॉर्ड यानी नाल फंसा लेता है, तब भी सिजेरियन की जाती है। और कई बार बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा या तिरछा होता है, यानी कि सही वक्त पर उसका सर जो है नीचे की तरफ नहीं आ पाता। अगला है प्री मेच्योर डिलीवरी। कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे को 7वें या 8वें महीने में ही किसी कारण से जन्म देना पड़ता है, उस केस में भी सिजेरियन की जाती है। और एक केस होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, जिसमें बच्चा माँ की गर्भाशय यानी यूट्रस में ना होकर किसी और जगह पर होता है। और कई बार बच्चे का सिर जन्म नली यानी बर्थ कैनाल से ज्यादा बड़ा होने की वजह से भी, या फिर माँ के गर्भ में एक से ज्यादा बच्चा पल रहा होता है, तब भी कई बार सिजेरियन का सहारा लेना पड़ता है। और आजकल नॉर्मल डिलीवरी के पेन से बचने के लिए भी कई बार लेडीज सिजेरियन डिलीवरी करवाती हैं। और एक होता है जब बच्चा माँ की गर्भ में ही पॉटी कर देता है, जिससे उसे इन्फेक्शन होने का खतरा बन जाता है। और दोस्तों, यही केस मेरे साथ हुआ था। मेरा 39 वीक चल रहा था, बिल्कुल लास्ट टाइम प्रेगनेंसी का, और मुझे हल्का डिस्चार्ज होने लगा था। जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो उन्होंने चेक करके बताया कि बेबी ने पेट में ही पॉटी कर ली है, जिसे मेकोनियम कहा जाता है। ऐसे में अगर बच्चे को जल्दी से जल्दी नहीं निकाला गया तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा बन सकता है, कई बार जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इतना कहने के बाद ही मेरे सिजेरियन की तैयारियां शुरू कर दी गई। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरा ऑपरेशन हो, बट अब केस ही ऐसा बन गया था कि हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑपरेशन के दौरान फिर क्या क्या होता है। सबसे पहले जो भी ज्वेलरी, ईयरिंग, मंगलसूत्र या जो कुछ भी आप पहनकर गई होती हैं उसे आपको निकालने को कहा जाता है। इसके बाद जो भी ड्रेस आप घर से पहनकर जाती हैं उसे चेंज करके हॉस्पिटल की तरफ से आपको एक गाउन दिया जाता है, उसे पहनना होता है। इसके बाद आपको स्ट्रेचर पर लेटा दिया जाता है और ब्लैडर में एक पाइप को इंसर्ट किया जाता है, जिसे यूरिनरी कैथेटर कहते हैं, और इसे एक बैग के साथ कनेक्ट किया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑपरेशन के दौरान या उसके बाद कुछ टाइम के लिए आप चलने फिरने की हालत में बिल्कुल नहीं होती हैं, तो इसलिए जो भी यूरिन आएगा वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट होकर उस बैग में स्टोर होता रहता है। इसके बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर देखने में थोड़ा डरावना जरूर लगता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की टीम होती है जो आपको बहुत हिम्मत भी देती है। इसके बाद एक डॉक्टर आपके रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाते हैं एनेस्थीसिया का। इसके बाद आपको लिटा दिया जाता है और कुछ ही सेकंड में आपके बॉडी का निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है, यानी उसमें किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऑपरेशन के दौरान आपको किसी तरह का कोई पेन महसूस ना हो। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है लेडीज के मन में कि ये जो रीढ़ की हड्डी में सुई लगती है वो कितना पेनफुल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितना एक नॉर्मल सुई चुभता है 2-3 सेकंड के लिए, बस उतना ही दर्द उसका भी होता है। तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाता है पूरे ऑपरेशन के दौरान, और एक कपड़े से आपके आधे ऊपर की बॉडी को कवर कर दिया जाता है, जैसा कि मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, या फिर कई बार आपकी आंखों पे पट्टी डाल दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप अपना ऑपरेशन होते हुए नहीं देखें, नहीं तो आप घबरा सकते हैं। इसके बाद ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर डॉक्टर आपके नाभि के नीचे एक हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं, जिसे बिकनी कट भी कहा जाता है। अब ये कट कितना बड़ा लगेगा ये डिपेंड करता है बच्चे के वेट पर। अगर बच्चे का वेट ज्यादा है तो कट थोड़ा ज्यादा बड़ा लग सकता है, अगर बच्चे का वेट नॉर्मल है तो कट छोटा लगता है।
मेरे बेबी का वेट 3.25 किलो था, जो कि एक नॉर्मल वेट है, तो मुझे 7 टांके लगे थे। कई बार अगर केस कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इस तरह से वर्टिकल कट भी लगाया जाता है। इसके बाद एक कट आपके यूट्रस में लगाया जाता है जिसमें बेबी होता है, और कुछ ही मिनट में बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। मुझे मेरे बेबी को दिखाया भी गया था कि देखो बेबी बॉय हुआ है, एंड मैंने बहुत अच्छे से स्माइल करके रिएक्शन भी दिया था। फिर बच्चे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दे दिया जाता है उसकी साफ सफाई के लिए और बच्चे की जांच के लिए। तब तक इधर आपके टांके को भी सील कर दिया जाता है। इसके बाद आपको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आपके बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। आपको 3-4 ब्लैंकेट भी ओढ़ाए जाते हैं, बट उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधे घंटे के बाद धीरे धीरे करके आपको ठंड लगना बंद हो जाएगा। इसके बाद आपके हाथ पे जगह पे सुई लगती है नस के अंदर, और ड्रिप के थ्रू ही आपकी मेडिसिन वगैरह चलती रहती है। यानी कि जो भी लिक्विड मेडिसिन जो भी दिया जाएगा वो आपको ड्रिप के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। आपको उस वक्त कुछ भी खाना पीना बिल्कुल मना होता है। इसके बाद जब तक इंजेक्शन का असर होगा तब तक आपको किसी तरह का कोई पेन फील नहीं होगा, और इंजेक्शन का असर लगभग 2 घंटे तक रहता है। 2 घंटे के बाद धीरे धीरे आपको हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद से लगभग 24 घंटे काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पर दर्द बना रहता है और आपको बिल्कुल सीधे लेटे रहना होता है बिना पिलो के, और ना ही आप करवट ले सकती हैं। तो 24 घंटे काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे करके दर्द कम होने लगता है, क्योंकि आपको दर्द कम करने के लिए दवाइयां दी जाती रहती है ड्रिप के थ्रू। और कुछ टाइम के बाद से आपको लिक्विड डाइट दी जाती है, जैसे एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, ये सब। और लगभग 48 घंटे होने के बाद आपको सॉलिड फूड भी दिया जाने लगता है। फिर लगभग 48 घंटे के बाद जो आपका यूरिन पाइप लगा हुआ है उसको निकाल दिया जाता है, और डॉक्टर आपको खुद से कहते हैं कि आप किसी की हेल्प लेकर वॉशरूम जा सकते हो या फिर चलना फिरना थोड़ा थोड़ा शुरू करो। लेकिन उस वक्त आप खुद से उठने की हालत में बिल्कुल नहीं होते हैं, तो आप नर्स या अपने फैमिली मेंबर या अपने हस्बैंड जो आपको कंफर्टेबली उठा बिठा सके, आप उनकी हेल्प ले सकती हैं और धीरे धीरे उठ के चलना फिरना शुरू करें। इससे आपका टांका जो है वो एडजस्ट होता है और रिकवरी फास्ट होती है। मुझे हॉस्पिटल से तीसरे दिन डिस्चार्ज भी मिल गया था और मैं अपनी बेबी के साथ घर भी आ गई थी। लेकिन ये नियम हर हॉस्पिटल में अलग अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको 4 दिन या 5 दिन भी हॉस्पिटल में रखा जाए। ऑपरेशन के चौथे दिन तक मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, मुझे सहारा लेकर उठना बैठना पड़ा था। लेकिन 5वें दिन से मुझे पता भी नहीं चल रहा था जैसे मेरा ऑपरेशन भी हुआ हो। मैं बहुत कंफर्टेबली उठ जा रही थी और चलना फिरना खुद से मैं कर ले रही थी। लेकिन इसका मतलब आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं और आप सारे काम करना शुरू कर दें। आपको कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना होता है, जैसे कम से कम 6 महीने तक के लिए आप कोई भी भारी सामान ना उठाएं, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके पेट पर दबाव बने, या फिर कोई भी ऐसी चीजें ना खाएं जिससे सर्दी जुकाम होने का खतरा बढ़ जाए, क्योंकि कई बार सर्दी जुकाम होने से टांके के खुलने या टूटने का डर भी बन जाता है। तो इसीलिए इन सारी बातों का ध्यान रखें। और कुछ टाइम तक के लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि नहाते वक्त आपके टांके में पानी बिल्कुल भी नहीं जाए। आप ऑपरेशन वाली एरिया को कवर करके ही नहाएं, और टांके की हर रोज सफाई करके उसमें पाउडर या क्रीम जो भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसे जरूर लगाएं। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है सिजेरियन डिलीवरी में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातों से हिम्मत जरूर मिली होगी। तो इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने आने वाली बच्चे की खुशी के लिए खुशी मनाइए और सारी बातें भूल जाइए। इसके अलावा कई सारी लेडीज के मन में ये भी सवाल आते हैं कि सिजेरियन के बाद उनका शरीर जो है वो खराब हो जाता है या फिर उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो अपना वजन कैसे कम करें। तो मैं आपको बता दूं, जब मेरी भी सिजेरियन हुई थी तो मेरे भी दिमाग में ये सब बातें आती थी, और जब मेरा बेबी 1 ईयर का हो गया उसके बाद मैंने डाइट और एक्सरसाइज करके अपना 18 किलो तक वजन भी कम किया है। अगर आप भी जानना चाहती हैं कि मैंने सिजेरियन के बाद इतना वजन कैसे कम किया है, तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकती हैं, या फिर यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है उन तक इसे पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।